वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो प्रीवियस लेक्चर में हम अपना यूनियन एग्जीक्यूटिव हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस हम कर रहे थे। ओके, अब लेजिस्लेटिव प्रोसेस हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, फिर हम अपना जुडिशरी कंप्लीट करेंगे इसके बाद। तो आज के लेक्चर में हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हमने कल के लेक्चर में किया था कि जो बिल्स है, कितने टाइप्स के बिल्स हैं और प्रेसिडेंट की जो पावर ऑफ एसेंट है वो क्या क्या है वो हमने पढ़ा था। अब आज प्रेसिडेंट की कुछ दो और पावर्स हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आर्टिकल 112 याद रखिए। आर्टिकल 112 क्या कहता है? आर्टिकल 112 जो इसमें हमारा बजट के बारे में बताया है, ठीक है। बजट, दाउ द टर्म बजट इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए टर्म यूज हुई है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट को ले करता है हमारा प्रेसिडेंट, ले करता है हाउसेस के सामने, ले प्रेसिडेंट करता है, लेकिन बजट को प्रेजेंट जो है, नेवर कंफ्यूज, ले प्रेसिडेंट करता है, लेकिन जो बजट को सबके सामने जो प्रेजेंट करता है, जो रीड आउट करता है, दैट इज आवर फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। जैसे निर्मला सीतारमण वो बजट लेके आती हैं, तो इससे पहले हाउस में ले प्रेसिडेंट करता है, उसको रीड आउट फाइनेंस मिनिस्टर करता है हमारी कंट्री का, ठीक है। बजट में क्या है? ये एस्टिमेट है हमारे रिसीट्स का, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आता है और कितना एक्सपेंडिचर होता है, ये इसका एस्टिमेट है और इसके लिए टर्म यूज हुई है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, और ये फॉर इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, पूरा एक साल। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 123, इसको याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट कैन प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। जब हमारे जो हाउसेस है सेशन में नहीं है, हमने पढ़ा था कि 3 सेशन होते हैं, ठीक है। अगर हाउस जो है सेशन में नहीं है, कोई ब्रेक का टाइम है, या एक हाउस नहीं है, या दोनों हाउसेस सेशन में नहीं है, एट दैट टाइम अगर ऐसा लगा कि कंट्री में कोई लॉ जो है होना चाहिए, किसी लॉ की इमरजेंसी लगी कि ऐसा लॉ जो है पास होना चाहिए, तो लॉ को पास करने का लाने का प्रोसीजर क्या है कि वो हाउसेस में पास होना चाहिए, लेकिन हाउसेस तो सेशन में है ही नहीं, तो इन दैट केस जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस जो है वो लाता है। एंड ऑर्डिनेंस विल हैव इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, इसको एज ए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ही माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब फिर हमारे हाउस से जब बैठ गए सेशन में, अगर ऑर्डिनेंस को पास करना है, इसको विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द असेंबली ऑफ पार्लियामेंट जो इसको पास करना है, फिर जाके ये एक्ट बनेगा, नहीं तो ये ऑर्डिनेंस ही रहेगा। उसके बाद ऑर्डिनेंस को बाय रेजोल्यूशन डिसअप्रूव भी किया जा सकता है जब हाउस दोबारा बैठेगा। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भी पावर है, वो अपनी पावर से कभी भी एट एनी टाइम जो है ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकता है। और साथ ही साथ जो ऑर्डिनेंस है कैन ओनली बी ऑन द मैटर्स ऑफ, जिन मैटर्स पे पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की, उन्हीं मैटर्स पर जो है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल यहाँ तक। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस। देखिए हमने पढ़ा था बिजनेस, हाउस का बिजनेस कैसे के कौन कौन से लॉज हैं, कैसे कैसे एसेंट मिलता है, लेकिन इसके बीच एक और प्रोसेस होता है कि बिल, हमने पढ़ा था कि बिल फर्स्ट हाउस से पास होता है, सेकेंड हाउस में फिर अगर पास हो गया फिर एसेंट मिलता है। अब इसके बीच का प्रोसेस क्या है? रीडिंग्स होती हैं, बिल पास कैसे होगा उसके बीच का प्रोसेस हमें पढ़ना है। सबसे पहले अगर किसी मेंबर ने बिल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, उसकी सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग होती है। टोटल हमारी 3 रीडिंग्स होती हैं। फर्स्ट और थर्ड रीडिंग में उतना कुछ नहीं होता है, जितने भी अमेंडमेंट्स या प्रोसीजर्स होने होते हैं, बिल में कोई चेंज लाना होता है, वो हमारी सेकेंड रीडिंग में होता है। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ इंट्रोडक्शन होती है बिल की, साथ ही साथ उसको इसको किया जाता है पब्लिकेशन इन गैजेट में, इसकी पब्लिकेशन की जाती है। इसमें क्या होता है? सिर्फ टाइटल वगैरह पढ़ा जाता है, हेडिंग की क्या है, बिल किस बारे में है, डिस्कशन फर्स्ट रीडिंग में नहीं होती है। फिर देखिए सेकेंड रीडिंग में थोड़ी सी डिटेल स्क्रूटनी होती है बिल की, थोड़ा सा इसको बारीकी से पढ़ा जाता है, और साथ ही साथ सेकेंड स्टेज में ही बिल एज्यूम्स इट्स फाइनल शेप, यानी कि अमेंडमेंट्स जितनी भी करनी है वो सेकेंड शेड्यूल में ही करनी है, कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, वो सेकेंड रीडिंग में ही करनी है। और सेकेंड रीडिंग की 3 सब स्टेजेस होती हैं। पहली है हमारी जर्नल डिस्कशन। जर्नल डिस्कशन में क्या होगा कि जो बिल है उसकी कॉपीज हाउस के हर एक मेंबर को, हर एक एमपी को डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी। उसके बाद जो मेंबर्स हैं बिल के जो प्रोविजंस है डिस्कस करेंगे, लेकिन जर्नली डिस्कशन करेंगे, कोई डीप डिस्कशन नहीं होगी। जर्नल, क्योंकि अभी तो बिल अभी तो कॉपीज प्रेजेंट ही की होंगी, अभी उन्होंने कितना ही पढ़ा होगा बिल को, तो
अभी जर्नल डिस्कशन, ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं। उसके बाद जर्नल डिस्कशन के बाद 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना, 4 ऑप्शंस होते हैं। इन 4 ऑप्शंस में ये 2 चीजें हमारी सब स्टेज में इंक्लूड होती है जो हमने ऊपर पढ़ी, तो टोटल 3 है ना। देखो नंबर 1, या तो बिल टेक इनटू कंसीडरेशन, बिल को कंसीडर किया जाएगा। सिर्फ जर्नल डिस्कशन हुई, बिल ठीक लगा, इसको कंसीडर करके, इसको सेकेंड स्टेज ही है। सेकेंड स्टेज में हाउस कंसीडर प्रोविजंस ऑफ द बिल, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करते हैं, वोट करते हैं, अमेंडमेंट की अगर जरूरत होगी अमेंडमेंट भी कर देते हैं और इसको पास कर देते हैं। इसको और हम देखेंगे डिटेल में। नंबर 2, या तो पब्लिक ओपिनियन, कॉमन मासेस पब्लिक ओपिनियन के लिए भेज देते हैं। नंबर 3, फ्रीक्वेंटली ये चीज ज्यादातर होती है, ठीक है, रेफर टू सिलेक्ट कमेटी को रेफर करते हैं, इसको कहते हैं कमिटी स्टेज, या फिर ज्वाइंट कमेटी को रेफर करते हैं। हम ये पढ़ते हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स यही होता है। तो पहला स्टेज हमने पढ़ा जर्नल डिस्कशन, सेकंड आ गई हमारी कमेटी स्टेज। इसमें क्या होता है कि एक कमेटी को बिल दिया जाता है, वो इस कमेटी, वो जो कमेटी है, ठीक है, वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, वो इसके प्रोविजंस जो हैं डिटेल में पढ़ती है, बिल के प्रोज, मतलब बिल में पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, सब कुछ करके एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है और रिपोर्ट जो है हाउस के सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। और साथ ही साथ कमेटी स्टेज को अभी बोला मैंने, अगर अमेंडमेंट की जरूरत लगती है तो अमेंडमेंट भी कर देती है। ये करने के बाद आती है कंसिडरेशन स्टेज। कभी कभार क्या है कि डायरेक्ट ये स्टेज फॉलो नहीं किया, डायरेक्ट कंसिडरेशन स्टेज फॉलो करते हैं, लेकिन ये स्टेज भी अगर फॉलो हुई उसके बाद भी हम कंसिडरेशन स्टेज कर सकते हैं फॉलो। कंसिडर करना बिल, यानी अब क्या है, हाउस जो है बिल को क्लॉज बाय क्लॉज बहुत बारीकी से, अब ऊपर एक रिपोर्ट तैयार हुई, फिर एक एक क्लॉज इसका बहुत माइन्यूटली पढ़ेंगे, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होंगे, वोट होंगी, कौन कितने लोग यस बोलेंगे, कितने लोग नो बोलेंगे, अगर कुछ अमेंड करना है, कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है, वो भी होगा। और कंसिडरेशन के बाद आएगी हमारी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में कुछ नहीं होगा, अमेंडमेंट नहीं होगी थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में या तो बिल रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा एज ए होल, ठीक है। तो अगर एक्सेप्ट हो जाता है, एक हाउस में अगर एक्सेप्ट हो जाता है, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो बिल को सेकेंड हाउस में भेज देगा। सेकेंड हाउस में भी ऊपर के जो 3 प्रोसेस हमने पढ़े, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रीडिंग जो है रिपीट होगी। रिपीट होने के बाद देखो सेकेंड हाउस या तो पास करेगी बिल को या तो रिजेक्ट करेगी। अब ये 2 केसेस देख लीजिए क्या है। अगर पास किया सेकेंड हाउस ने विद अमेंडमेंट्स, ये हमने कल परसों के लेक्चर में भी पढ़ा है जब ज्वाइंट सिटिंग होती है। अगर पास किया, फर्स्ट हाउस ने भेजा सेकेंड हाउस को, सेकेंड हाउस ने बोला कुछ अमेंडमेंट्स करनी है और वापस भेजा फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस नहीं मान रहा है कि नहीं हम ये अमेंडमेंट्स नहीं मानेंगे, तो इसकी वजह से डिसएग्रीमेंट हो गया ना, ठीक है, यहाँ पर एक डिसएग्रीमेंट हो गया। अगर सेकेंड हाउस कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, 6 महीने तक पेंडिंग है बिल, तो इन 2 केसेस में क्या होगा, एक डेडलॉक आएगा। डेडलॉक जब आएगा फिर होगी दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग। ओके, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। ऑलराइट, ये हो गए हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस। अब आती हैं कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। लीडर्स, अच्छा, लीडर्स इन पार्लियामेंट कौन है और हेड ऑफ लोकसभा कौन है, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लीडर ऑफ लोकसभा किसको कहा जाता है? लीडर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ द हाउस इन लोकसभा कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर को। किस केस में? अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर है। अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से नहीं है, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से है, इन दैट केस प्राइम मिनिस्टर विल नॉमिनेट अ मेंबर, लोकसभा से मेंबर मिनिस्टर होना चाहिए, तो उसको वो नॉमिनेट करेगा एज अ लीडर ऑफ हाउस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर लीडर है, अगर ये लोकसभा का मेंबर नहीं है प्राइम मिनिस्टर, ये अपने बिहाफ पे किसी और को नॉमिनेट करेगा जो लोकसभा में मिनिस्टर होगा, इसी की अपनी ही पार्टी का ऑब्वियसली। नंबर सेकंड है लीडर ऑफ द हाउस, लेकिन राज्यसभा में कौन होगा लीडर ऑफ द हाउस? एक मिनिस्टर होगा रूलिंग पार्टी का, प्लस मेंबर होना चाहिए राज्यसभा का। ऑब्वियसली लीडर ऑफ द राज्यसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन याद इतना रखना कि नॉमिनेट उसको प्राइम मिनिस्टर करेगा। हेड, याद रखना, हेड ऑफ द लोकसभा इज स्पीकर, लीडर इज प्राइम मिनिस्टर। और दूसरा केस भी हमने पढ़ लिया। अब बात आती है लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा। देखिए
दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दो ही पार्टीज लेते हैं एक्स और वाई, ये आ गई मेजॉरिटी में वाई, अपोजिशन है, ये लोग भी अपने एक अपोजिशन लीडर और अपोजिशन चूज करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लेकिन पार्लियामेंट्री बाई लॉ इन्होंने मेंशन किया है, पार्लियामेंट्री स्टैट्यू मतलब स्टैट्यू होता है जो चीज बाई लॉ ऐड हुई होती है। तो साथ ही साथ लार्जेस्ट जो अपोजिशन पार्टी होगी प्लस उस पार्टी के कम से कम 1/10 ऑफ द टोटल, जितनी टोटल हो से उसमें से 1/10 स्ट्रेंथ ये होल्ड करना चाहिए, कौन, अपोजिशन पार्टी, तब जाके उनका एक लीडर ऑफ अपोजिशन चूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म देख लीजिए विप। विप क्या होता है? पहली बात, विप ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कहीं, ना तो हमारे रूल्स ऑफ हाउसेस के जो रूल्स हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा के रूल्स जो हैं, ना तो उसमें मेंशन है, और साथ ही साथ ना ही किसी पार्लियामेंट किसी बाय लॉ आए हुए हैं रूल्स। ओके, तो विप क्या है? विप एक कन्वेंशन है सिर्फ। कन्वेंशन क्या चीज होती है? मतलब ये इसको एक समझ लीजिए ना, एक ट्रेडिशन की तरह फॉलो किया जा रहा है, मतलब काफी इसको फॉलो करते हैं एज ए ट्रेडिशन की तरह। तो ये रूल्स में नहीं है, स्टैच्यू में नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन इसको फॉलो किया जा रहा है और इसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। विप का ऐसे लिटरल मीनिंग होता है, वो ब्लैक कलर की रोप होती है ना, चाबुक, लिटरल मीनिंग उसका विप का ये है। अब देखिए विप हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना होता है। देखो ये हमारा अगर आ गया हाउस, जैसे लोकसभा आ गया, यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये, ठीक है, ये इनके मेंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इनके मेंबर्स हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है समझ लीजिए, इन्होंने अपने ही मेंबर्स में से किसी एक बंदे को, किसी एक मेंबर को चूज किया एज विप, ठीक है। अब ये करेगा क्या? दिस पर्सन विल इंश्योर द डिसिप्लिन ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी इन द हाउस, और इसको असिस्टेंट फ्लोर लीडर भी कहते हैं उस पर्टिकुलर पार्टी का। जैसे नेशनल कांग्रेस का अपना विप होगा, बीजेपी का अपना विप होगा, तृणमूल कांग्रेस का अपना विप होगा, इसी तरह। और देखो अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है विप? क्यों? क्योंकि मेंबर्स आर सपोज टू फॉलो द डायरेक्टिव्स गिवन बाय विप। मेंबर जो है पॉलिटिकल पार्टी के, विप उनको डायरेक्शन देगा कि भाई कल इस बिल के ऊपर डिस्कशन हो रही है और हमें इसके सपोर्ट में वोट देना, आप सबको प्रेजेंट रहना है। तो उस पॉलिटिकल पार्टी के सभी मेंबर्स को प्रेजेंट रहना ही रहना है, ठीक है। यह इस तरह का काम करता है विप। और अगर जिसने नहीं माना डायरेक्शंस विप की, उनको डिस्क्वालीफाई, उन मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अंडर 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर 10th शेड्यूल की बात आ गई है, यहाँ पर हम कर लेते हैं, हालांकि हमने पहले भी इसको थोड़ा सा किया हुआ है। 10th शेड्यूल को नहीं किया है, हमने किया है आर्टिकल 10 डिस्क्वालिफिकेशन। जब हम कर रहे थे हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 102 क्लॉज 2 के अंडर जो डिस्क्वालिफिकेशन मेंशंड है 102 क्लॉज 2 के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो डील करता है 10th शेड्यूल से, ठीक है। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो 10th शेड्यूल है क्या? 10th शेड्यूल जो है पहले इसको इंसर्ट किया बाय द 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985। क्यों जरूरत पड़ी? 85 से पहले क्या होता था? फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्टी है, ये दूसरी पार्टी है, एक्स और वाई मान लेते हैं, ये आ गई मेजॉरिटी में, ये वाली पार्टी, ठीक है। ये इसने ज्यादा वोट्स ने, ज्यादा मेंबर्स इसके जीत के आ गए, इन्होंने अपनी सरकार बना ली। अब ये जो मेजॉरिटी जिसकी कम है, इस पार्टी ने क्या किया? इस पार्टी ने इस पार्टी के मेंबर्स को खरीदना शुरू किया, यानी कि उनको कुछ लालच दे दिया कि इतने पैसे देंगे, कुछ करोड़ ऑफ मनी विल गिव यू, तो आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। तो ये लोग चले जाते थे इधर, ठीक है, तो आ जाते थे इस पार्टी की मेजॉरिटी, तो इसकी खत्म हो जाती। तो इससे क्या होने लगा कि ऑब्वियसली अब इससे तो ये तो प्रोसेस ठीक नहीं ना है कि जिस पार्टी से आप जीत के आ रहे हो तो फिर उसको छोड़ के कहीं और चले जा रहे हो। तो इस चीज के लिए 1985 की अमेंडमेंट की गई, 52nd अमेंडमेंट, जिसमें 10th शेड्यूल को ऐड किया गया। अब 10th शेड्यूल क्या बताता है कि ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ लाया इसने, कि कोई मेंबर अगर ऐसा कुछ करता है तो उसको पार्टी से या मेंबरशिप से निकाल दिया जाएगा, ओके, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन डिस्क्वालीफाई होता है। दो तरीके के मेंबर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है इलेक्टेड, दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड, ठीक है। अब देखो जो नॉमिनेट जिसको किया करते हैं ना, नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट, ठीक है। अब जो नॉमिनेटेड है इसके पास ये एक ऑप्शन होता है कि 6 मंथ्स के अंदर इसको कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती है।
अगर 6 मंथ्स के अंदर इसने की कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन तो वेल एंड गुड, इसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन 6 मंथ्स के बाद अगर ये करता है कोई पार्टी ज्वाइन तो फिर इसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। देख लिया हमने नॉमिनेटेड मेंबर्स के केस में। अब इलेक्टेड मेंबर दो तरीके के हुए हैं। नंबर 1 जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ के इलेक्शन लड़ा है फिर जीत के आए हैं। नंबर 2 जो इंडिपेंडेंट होते हैं ना हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़के आए हैं। तो पहले इंडिपेंडेंट का देख लीजिए, जो इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़के आया है फिर एमपी बनने के बाद अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी मेंबरशिप मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। नंबर 2 अगर कोई किसी ए पॉलिटिकल पार्टी से इसने इलेक्शन लड़ा और जीत के आया, आने के बाद वो बी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो इस केस में भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन याद रखना, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स अगर कलेक्टिवली दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो इन दैट केस ये 2/3 मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 2/3 इट इज ये एक बड़ा नंबर है। कलेक्टिवली इतने बंदे जब एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो देन इट इज अज्यूम्ड कि पक्का पॉलिटिकल पार्टी में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यह है कि अगर एक ने किया, 2 ने किया, 3, अगर कलेक्टिवली इतने लोगों ने किया, इतने एमपीज ने एट ए टाइम किया फिर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ओके, यही यहाँ पे लिखा है, इसको रीड कर लेना। ओके, उसके बाद आता है हाँ, अब अगर इन डिस्क्वालिफिकेशन पे कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो फाइनल डिसीजन होता है स्पीकर का इन केस ऑफ लोकसभा और चेयरमैन का इन केस ऑफ राज्यसभा, ये हमने पढ़ा हुआ है। ओके, और इनका ये जो डिसीजन है इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, इनके ऊपर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक और चीज हम देखते हैं, लेम डक सेशन होता है। सिंपल ये याद रखिए कि जब नए जनरल इलेक्शन होते हैं और नया लोकसभा बैठने वाला होता है न्यू, तो पुराने लोकसभा का जो लास्ट सेशन होता है ना उसको लेम डक सेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल। फिर आता है एक, अच्छा उसके बाद और कुछ चीजें आती हैं, छोटी छोटी टर्म्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन आवर हो गया। देखो क्वेश्चन आवर क्या होता है, जो दिन का जो हाउस के अंदर का दिन का जो प्रोसेस होता है ना शुरू होता है, जैसे पूरा दिन, जैसे सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, और शाम को 4 बजे तक चला अगर इन केस, तो क्या क्या होता है इस पूरे दिन में मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट क्या क्या करते हैं। ये हाउस ऑफ क्वेश्चन आवर कहाँ पे मेंशन है, रूल बुक में राज्यसभा या लोकसभा की। फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग को क्वेश्चन आवर कहा जाता है, जो पहला ही घंटा होता है। तो क्वेश्चंस 3 तरीके के होते हैं हमारे। पहले आ गए हमारे स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन मतलब जो ओरली पूछे जाए और ओरली इनका आंसर दिया जाता है, और साथ ही साथ पूछने वाला जो है इस पे क्रॉस क्वेश्चन यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कर सकता है। इनको ग्रीन कार्ड पर लिखा जाता है। फिर आ गए हमारे अनस्टार्ड क्वेश्चन, जो कि रिटर्न, जिनका आंसर जो है रिटर्न चाहिए होता है और इसमें कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ये हमारे व्हाइट पेपर पर लिखा जाता है। फिर आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जिसमें 10 दिन से कम नोटिस दिया जाता है। नॉर्मली उनका 10 दिन तक का नोटिस मिलता है, इनमें 10 दिन से लेस देन 10 डेज का नोटिस मिलता है, और इनका आंसर जो है शॉर्ट नोटिस का ओरली देना होता है, और ये लाइट पिंक कलर के कार्ड पर दिया जाता है। ठीक, ये हो गए 3 क्वेश्चन हमारे। इसके अलावा भी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम मिनिस्टर्स को पूछे जाते हैं, और प्राइवेट मेंबर्स को हमने मिनिस्टर जो प्राइवेट मेंबर डिस्कस किए हुए हैं। येलो, अगर जो प्राइवेट मेंबर्स को अगर कोई क्वेश्चन किया जाएगा तो ये येलो कार्ड पे किया जाएगा। ओके, दैट वाज अबाउट क्वेश्चन आवर। नाउ नेक्स्ट इज योर 0 आवर। देखो प्रोसीडिंग कैसे होती है, हमने अभी पढ़ा पूरा दिन का जो प्रोसेस कैसे चलता है। शुरू हुआ दिन, पहले क्वेश्चन आवर हुआ, फिर बीच में एक 0 आवर होता है, फिर नॉर्मल डिस्कशंस शुरू होती हैं दिन की। ठीक है, ये रहता है पूरा सिस्टम। नंबर 2 है अब 0 आवर। देखो 0 आवर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडिया की इनोवेशन है, ये हमारी कंट्री की खुद की इनोवेशन है। इंडिया में ये स्टार्ट हुआ, ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है। क्यों 0 आवर, और इसमें मैटर्स इन दिस 0 आवर मैटर्स ऑफ प्रायोरिटी आर रेज्ड, ठीक है ना, और विदाउट एनी नोटिस,
ओके और ये स्टार्ट होता है इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर्स और एंड इट लास्ट टिल द नॉर्मल जो एजेंडा है हाउस का वो स्टार्ट होता है। ओके इसके बाद इसको 1962 से ये एग्जिस्टेंस में है। ऑलराइट ये हो गया 0R। अच्छा एक और टर्म आती है हमारे पास प्रो टर्म स्पीकर। देखो जब इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन हुआ, नई सरकार बन के आई, तो पहले अभी स्पीकर को विद इन द लोकसभा ही चुना जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ना, जब तक हमारा स्पीकर जो है वो इलेक्ट नहीं हुआ है, तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रो टेम स्पीकर को अपॉइंट करता है। एंड कन्वेंशनली ही इज द सीनियर मोस्ट मेंबर, ठीक है ना, बाय ट्रेडिशनली होता ज़्यादातर केस में वो सीनियर मोस्ट मेंबर ही है। और मेन ड्यूटी क्या है, हमने पीछे पढ़ा था, एक किसी आर्टिकल में पढ़ा था हमने कि जो एमपीज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी जो ओथ है वो प्रेसिडेंट लेता है, लेकिन प्रेसिडेंट लेता है या प्रेसिडेंट अगर किसी और को अपनी जगह अपॉइंट करे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्रोटेम स्पीकर को। तो द मेन ड्यूटी ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ न्यू मेंबर्स ऑफ द हाउस। ओके ये हो गया हमारा प्रोटेम स्पीकर। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट चीज, दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है तो जो हमारी जो सरकार जो सेंटर में होती है उसको किसी भी टाइम उसकी जो 5 साल का टाइम पीरियड होता है ना लोकसभा का, तो किसी भी टाइम उनसे पूछा जा सकता है कि अपनी मेजॉरिटी जो है वो प्रूफ करो। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है, एक मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, ये सिर्फ लोकसभा में होता है, विच इज कॉल्ड एज नो कॉन्फिडेंस मोशन। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कैन एनी मेंबर ऑफ द हाउस जो है मूव कर सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। और मोशन को स्टार्ट ही करने के लिए 50 मेंबर्स की जो है सपोर्ट जरूरी है इनिशिएट करने के लिए। जैसे किसी एक मेंबर ने मोशन स्टार्ट करना है तो 50 लोगों ने अगर उस पर साइन करा या उसको सपोर्ट किया तो वो स्पीकर को दे देंगे, और स्पीकर को जब लगा कि इसमें 50 मेंबर्स का सपोर्ट है इनिशिएट करने का, तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो स्टार्ट होगा। पहले सपोर्ट, फिर जब लो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट हुआ उसमें अगर ज़्यादा वोट्स मिल गए गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ओके तो यहाँ तक ये हो गए कुछ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स थे जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थे। अब हमने पीछे लेक्चर्स में पढ़ा मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये सब टर्म्स। देखिए अब ये होता क्या है, सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मैक्सिमम जितने भी हमारे जो हमने पीछे पढ़े ना, ये हमारे ऑर्डिनरी बिल, साथ ही साथ हमारा आर्टिकल जो सिटीजन यूनियन एंड टेरिटरीज के साथ जो हमारे आर्टिकल्स है, आर्टिकल 3 वगैरह याद होगा आपको, फिर सिटीजनशिप के रिलेटेड, वो यही सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होते हैं। सिंपल मेजॉरिटी क्या है, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग +1। टोटल नहीं बोला है, जैसे देखो हमारे लोकसभा में अगर 550 टोटल सीट्स है, प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहे 400 ही अगर प्रेजेंट है और 400 में से 400 के 400 में नहीं वोट डाला, हो सकता है कभी 300 भी डाले, वोट 300 ही नहीं डाला, वोटिंग प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट अगर है भी लेकिन वोट करने चाहिए, तो अगर 400 है तो 400 के 400 ने अगर वोट डाला तो इसका 50% 200 +1 ये अगर आ गया तो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया। अगर 400 है लेकिन 300 ने ही वोट डाला, बाकी 100 ऐसे बैठे रहे, तो इसका भी 50% +1, 300 का 150 +1, तो ये पास हो गए, ये सिंपल मेजॉरिटी है, एकदम सिंपल है। अब आता है स्पेशल मेजॉरिटी। देखिए स्पेशल मेजॉरिटी हमने पढ़ी थी जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो हमने पढ़ा था ना, वो इस मेजॉरिटी से पास होता है। इसमें बोला है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी चाहे, राज्यसभा में हमारे ऐसे 250 होते हैं टोटल, लोकसभा में बोला गया है 550 टोटल नहीं बोला है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, चाहे राज्यसभा के केस में रखो आप 300 ही प्रेजेंट है, तो इसका 2/3, तो 2/3 इसका क्या कितना आ गया 200 +1 ये चीज। लेकिन ये चीज किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ये चीज किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, 50% ऑफ मेंबरशिप। हम किसका कर रहे थे, इसका कर रहे थे ना, लोकसभा का कर रहे थे हम 50% ऑफ मेंबरशिप। ये जो 550 है ना, इसका 50%, इसका आधा
ठीक है ना, 278 कुछ ऐसे आएगा, इसका आधा प्लस 1, ये और ये इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की जो वैल्यू निकली वो इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 1, ये है हमारी स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, अब आती है बात एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, ये बहुत मुश्किल से मिलती है, तभी सिर्फ एक केस में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट याद होगा आपको, हमने पढ़ा था, प्रेसिडेंट का जो रिमूवल प्रोसेस है उसको इम्पीचमेंट कहते हैं, उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से उसको इम्पीच किया जाता है। बहुत मुश्किल होता है ये वाली मेजॉरिटी लेना। इट इज़ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि 550 अगर है, इसका 2/3 आना चाहिए, तो इसके 2/3 ने अगर पास कर दिया तो ही पास होगा, वरना नहीं होगा। ये वाली बहुत मुश्किल होती है मेजॉरिटी लाना। फिर मेजॉरिटी ऑफ इफेक्टिव मेंबरशिप आता है हमारे पास, ये वाला जो है ना, ये यूज होता है इन द रिमूवल ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, हमने पढ़ा है, वहाँ पर ये ऐड कर दीजिए अगर नोट्स में ऐड नहीं है तो। इफेक्टिव मेंबरशिप, इसमें क्या होता है कि जैसे देखो फॉर एग्जांपल हमारे लोकसभा में बोला है कि 550 हैं टोटल, लेकिन सिर्फ अभी समझो कि 500 ही चुन के आए हैं, ठीक है ना, और 50 सीटों पे अभी वोटिंग हुई नहीं है, तो मतलब इफेक्टिव मेंबरशिप तो 500 की ही मेंबरशिप मानी जाएगी, एक्सक्लूडिंग वैकेंसी। ये जो 50 की अभी वोटिंग नहीं हुई है तो इसको एक्सक्लूड ही किया जाएगा, इसका 50%, ठीक है ना, इसको कहते हैं इफेक्टिव मेंबरशिप। इसके अलावा एक और 2/3 प्रेजेंटेड वोटिंग होता है, लेकिन सिर्फ राज्यसभा के केस में। राज्यसभा को 2 पावर्स मिली हैं, वो क्या है? नंबर 1, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। अगर राज्यसभा को लगता है, ये सिर्फ राज्यसभा के पास पावर है, अगर राज्यसभा को लगता है कि उनको एक नया ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करना है, जैसे ऑल इंडिया सर्विस में हमारा क्या आता है, जैसे IAS है, IPS आ गया आपका, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आ गया, अगर राज्यसभा को लगा कि एक और कोई इंडियन सर्विसेज इनको क्रिएट करना है तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से वो क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ राज्यसभा 2/3 प्रेजेंट वोटिंग से क्या प्रोविजन ला सकता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। देखिए 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट जो है लॉज बनाती है ना, तो इसने बताया कि अगर 2/3 से पार्लियामेंट ने पास कर दिया कि पार्लियामेंट कैन मेक ए लॉ ऑन स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो पार्लियामेंट इस पे लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट का कोई भी प्रोविजन, या किसी चीज़ पे भी अगर लॉ बनाना है जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, ठीक है ना। हियर वी आर डन विद आवर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, तो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव भी हो गया, लेजिस्लेचर भी हो गया। अब स्टार्ट होता है हमारा थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी का देख लीजिए, जुडिशरी इज द इंटरप्रेटर ऑफ एग्जीक्यूटिव, 3 टायर है। जुडिशरी का आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी कर लेते हैं हम। देखिए 1 to 4 आर्टिकल जो है क्या मेंशन करता है कि कंपोजिशन क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन कैसा होगा। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा प्लस 34 जजेस होंगे, और पार्लियामेंट विल डिसाइड दिस नंबर। पहले 31 था, ये रिसेंटली 34 हो गया है। इसके बाद अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस इज आई गेस NV रमन, मिस्टर NV रमन, ठीक है ना, प्रेजेंट चीफ जस्टिस। नंबर 2 1 to 4 में बताया कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होगी सुप्रीम कोर्ट की। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन कंसल्ट किसको करेगा, ठीक है। अगर CJI को अपॉइंट करना है, अगर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, उस केस में प्रेसिडेंट किसको कंसल्ट करेगा, सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही मे डीम नेसेसरी, ठीक है, जिसको लगेगा कि जो उसको लगेगा कि मुझे कंसल्ट करने चाहिए। लेकिन अगर CJI के अलावा कोई और जजेस इसको अपॉइंट करने, तो फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करेगा। क्वालिफिकेशन क्या है चीफ सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए? सिटीजन होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज जज ऑफ हाई कोर्ट, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट। जज के केस में 5 साल, एडवोकेट के केस में 10 साल का एक्सपीरियंस, तभी जाके वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। और अगर प्रेसिडेंट को लगा कि कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, कोई एक्सेप्शनल, कोई बहुत ही जिसके पास बहुत ही ज़्यादा समझे ही इज़ वेरी डिस्टिंग्विश्ड इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट,
बहुत ही एक्सपीरियंस या बहुत ही इंटेलेक्चुअल इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी है तो उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। एक और चीज़ बताइए कि रिजाइन किसको करेगा सुप्रीम कोर्ट का जज? प्रेसिडेंट को ही। ठीक है, रिजाइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो रिजाइन करेगा प्रेसिडेंट को, और साथ ही साथ जो रिमूवल है, अगर खुद से रिजाइन करने तो वो प्रेसिडेंट को अपना रिजाइग्नेशन देगा, अगर रिमूवल है तो ही शुड बी, उसका कोई अगर मिसबिहेवियर है, प्रूवन मिसबिहेवियर, इसके बेसिस पे उसको रिमूव किया जाएगा। और रिमूव कैसे किया जाएगा? बाय 2/3, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस ये जो है वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? 50+1 टोटल मेंबरशिप, ये हमने ऊपर जो पढ़ी अभी मेजॉरिटी। ठीक है, बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर एन एड्रेस इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इस मेजॉरिटी से पास होना चाहिए रेजोल्यूशन। और साथ ही साथ ओथ बिफोर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ओथ किसके सामने देते हैं? बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कब तक एक्ट करेंगे वो एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years. So rest about judiciary and the remaining syllabus we will discuss in tomorrow's lecture. So that's all for today. Thank you.